हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने वीडियो में हर दिन आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों की व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 22 के 150 प्रश्नों के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ और जो कर रही हूँ वो मेरा सफल हो रहा है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो स्थापित हुआ था 1906 ईस्वी में। यानी कि भारत में उर्वरक कारखाने की स्थापना का इतिहास 1906 ईस्वी में उस समय से शुरू होता है, जबकि तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। और वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक और भी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 5 फरवरी से जो है वो किरण प्रकाशन का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 2 का विश्लेषण रोजाना शाम 4 बजे जो है मगध प्रकाशन पर यानी यूट्यूब चैनल पर करवाया जा रहा है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को और भी जानकारियाँ जो है मिल सकें। अगला प्रश्न है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है वो संबंधित है अणु ऊर्जा से। यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित है, जैसे तारापुर में मुंबई महाराष्ट्र, रावताभट कोटा यानी राजस्थान, क्लपक्कम चेन्नई तमिलनाडु, नौरारा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो जो महानदी की सहायक नदी है हसदेव। यानी मैं आपको बता दूं कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवाहा के समीप के निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी कटक के समीप से मिलती है, जिसकी सहायक नदी हसदेव नहीं है। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बैंक ऑफ भूटान 1968 ईस्वी में की गई थी। यानी बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड देश के सबसे पुराना बैंक रॉयल चार्टर द्वारा मई 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नॉर्जिन लैम थिम्पू भूटान में स्थित है। श्री कर्मा योटोन बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष हैं और भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। पिद्रू तलंगला, ठीक है, तलंगला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नेपाल। यानी कि माउंट पेड्रो या पिद्रू तलंगला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है और यह 2524 मीटर पर एक अत्यंत प्रमुख चोटी है। और रिटिगल श्रीलंका में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ है और नामुनुकुल्ला श्रीलंका के पर्वत चोटी से 2035 मीटर ऊंची है। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था। तो एक नया संविधान अपनाया गया था 1978। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 1978 में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका बनाने के लिए एक नया संविधान अपनाया गया था। और 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिलोन द्वीप पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और 16 मई 1972 को सिलोन श्रीलंका गणराज्य बना और 31 अगस्त 1978 को श्रीलंका को लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के निर्माण करते हुए नया संविधान अपनाया गया था। निम्न में से कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है। ठीक है, तो वो है दीपा कर्माकर। यानी मैं आपको बता दूं कि दीपा कर्माकर एक पेशेवर भारतीय कलात्मक जिम्नास्ट है, जो कि 2016 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व की थी और ओलंपिक में प्रतिभागी करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। और दीपा कर्माकर का जन्म 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1993 ईस्वी में हुई थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो वो संबंधित है ओजोन परत से। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs के आयोजन परत में रक्षा के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो वो किया गया था 2011 ईस्वी में। यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत के सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों को समर्थित किया गया जाता था।
किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो वो अधिग्रहण किए थे 1765 ईस्वी में, यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार से उड़ीसा दीवानी सौंपी और इस अधिकारियों ने कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लोगों को सीधे राजस्व एकत्र करने की अनुमति दी और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बीच हस्ताक्षर किए गए। भारतीय संविधान ने निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। यानी मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित किया गया है। नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार को जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा के प्रभारी सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहले T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो जो पहले वो है भारत, यानी भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था और 2007 में ICC विश्व कप 2020 की पहला संस्करण था जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और भारत में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीता था और भारतीय टीम को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और ICC का मुख्यालय दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट ठीक है स्थित है? खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है तो वो स्थित है राजस्थान में, यानी खेतड़ी कॉपर बेल्ट राजस्थान में अरावली रेंज के तलहटी में स्थित है और इस सिंघाना से रघुनाथगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबा मेट्रोजोनेटिक प्रांत है और इसे खेतड़ी कॉपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो जो पहाड़ी असम में स्थित है वह कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि कार्बी आंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भारतीय प्लेट के बाहर विस्तार है और यह क्षेत्र जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। इस पठार की समुद्र तट और औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक की जाती है। एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक है श्रीलंका का, यानी एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज का सिंहली लोगों को अपने राजा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए एक शेर को होता है। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो वो स्थित है नर्मदा। यानी मैं आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पित एक स्मारक है जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है जो कि नर्मदा नदी के एक टापू है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर और 597 फीट है और इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है जिसकी ऊंचाई लगभग 153 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो जो नेपाल की सबसे वर्णाली नदी, यानी मैं आपको बता दूं कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तक जाती है। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो जो अंतिम शाही राजवंश था वह है किंग राजवंश। यानी मैं आपको बता दूं कि किंग राजवंश ने 1644 ईस्वी में से 1912 तक शासन किया और यह चीन के इतिहास का अंतिम शाही राजवंश था और किंग राजवंश की स्थापना 1636 ईस्वी में हुई थी जो सम्राट सुछी ने ठीक है सम्राट सुछी ने किंग राजवंश की स्थापना की थी। बिहार एकमात्र उत्पादक है, तो बिहार एकमात्र उत्पादक है पाइराइट का। यानी मैं आपको बता दूं बिहार का पाइराइट खनिज एकमात्र अधिकार है और पाइराइट्स बिहार का रोहतास जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है स्थापित हुआ 1965 ईस्वी में। यानी मैं आपको बता दूं कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस एवं रोमानिया के सहयोग से 1964 ईस्वी में की गई थी और जनवरी 1965 में तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा इस कारखाने की राष्ट्र में विद्युत समर्पित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यानी मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी ठीक है, 1 जनवरी 1995 में हुई थी और की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है।
चौरी चौरा भी ज्ञात है, तो चौरी चौरा भी ज्ञात है। स्वतंत्र संग्राम शुरुआत। उत्तर बिहार भी ज्ञात है, तो उत्तर बिहार भी ज्ञात है। बाढ़ग्रस्त, यानी कि उत्तर बिहार प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आता है और कोसी नदी में बिहार का शोक कहा जाता है। और उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां कोसी, महानंदा, कमला और बागमती, बूढ़ी गंडक इस तरह से हैं। बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो किए थे सर हेनरी कॉटन। यानी मैं आपको बता दूं कि बम्बई में हुए 1904 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी और यह कांग्रेस के विश्व अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड इरविन के द्वारा सरदा कानून वर्ष के पास किया गया, तो वो किया गया 1930 में, यानी कि सरदा एक्ट 1929 में पेश किया गया था, 1930 के में पास हुआ। और हरविलास सरदा ने प्रत्यनों के सरदा एक्ट पारित किया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के संशोधन किया गया और इसमें लड़की के लिए विवाह का आयु 14 वर्ष तथा लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से किसने मेजनी गैरीवाल्डी के जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो ये स्वतंत्र वीर सावरकर, यानी वीर सावरकर ने मेजनी तथा गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की। और वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो जो दैनिक वो प्रारंभ किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में गाया था। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो वो संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। यानी मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो को विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते थे, जबकि बंगाल गजट की स्थापना जेम्स अगस्टम हकी 1780 ईस्वी में कलकत्ता में की। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो संबोधित किए थे महात्मा गांधी को। यानी कि महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के अंतिम वायसराय थे। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो प्रमुख अभियुक्त जो थे वो हैं प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। यानी कि मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किया और बाद में चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 में फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हुए थे मध्य प्रदेश। यानी मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 1906, ठीक है, 23 जुलाई 1906 ईस्वी में भावड़ा गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्दर गांव के रहने वाले थे और जो भीषण अकाल के समय बद्दर को छोड़कर भावड़ा गांव में जा बसे। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? तो वो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर बंगाल विभाजन दिवस को एकता के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। उस दिन शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया। वंदे मातरम बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत बना। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह बाबर, हुमायूं, अकबर, जागीर, शाहजहां और औरंगजेब। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 1556 ईस्वी में
फरगना में शासक बाबर ने दिल्ली में शासक इब्राहिम लोदी ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1506 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासन बना। 1606 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर तथा 1627 में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां मुगल शासक बना। में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा, यानी कौन सी ईस्वी में शाहजहां ने मुगल सिंहासन पर बैठा, तो वो बैठे थे 1628 ईस्वी में। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां के समय मुगल काल के स्वर्ण युग कहा जाता था और 4 फरवरी 1628 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा ताजमहल तथा लाल किले की मोती मस्जिद निर्माण करवाया। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो माना जाता है चंद्रगुप्त एक को, प्रथम को। यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक, परंतु गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है, तो वो है आरती साहा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आरती साहा ने 1959 ईस्वी में इंग्लिश चैनल तैरकर पार कर एशिया भारत की प्रथम महिला होने का गौरव हासिल किया। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो पलासी युद्ध के समय वहाँ के मीर जाफर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिरजा उद दौला को सेनाई 30 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित पलासी नामक गांव में आमने सामने हुई और सिरजा उद दौला की सेना जहां एक और मीर मदन और मोहन लाल जैसे देशभक्त थे और मीर जाफर जैसा धोखेबाज भी था। मीर जाफर अपनी सेना के साथ निष्कर रहा था और क्लाइव बिन युद्ध के विजयी रहा और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यानी संविधान के प्रारूप, ठीक है, को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर ही बने थे। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने। यानी मैं आपको बता दूं कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1975 में जो है 1975 में लॉर्ड के मैदान में जीता था। 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है, तो 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म का साहित्य है। यानी मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया। ये पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी यानी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों के मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, तो जो बाध्य कर दिया गया वो 42वें संशोधन। यानी आपको मैं बता दूं कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के व्यापक परिवर्तन लाए गए और इस संशोधनों के मिनी संविधान भी कहा जाता है और इसके तहत अनेक संशोधनों के साथ साथ भी कई निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है, यूनेस्को और यूनिसेफ। तो इसका जो है वो है यूनेस्को। यानी निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है, तो यूनेस्को का। यानी मैं आपको बता दूं यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इस संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1946 को लंदन में हुआ था। मुद्रास्फीति सिद्धांततः तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है।
ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो वो विख्यात है कोणार्क मंदिर। यानी मैं आपको बता दूं कि पूरी उड़ीसा में 30 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में कोणार्क में सूर्य मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण रथ और आकृति में किया गया है जिसका 7 आश्वे दर्शित है तथा रथ के पहिए अत्यंत विशाल है। मंदिर का प्रत्येक भाग अलंकृत है। मंदिर में गर्भगृह में सूर्य की प्रतिभा और प्रतिष्ठित है और इसका ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो परामर्श लेने का अधिकार वो है राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म है? तो सर्वाधिक प्रचलित धर्म है ईसाई। यानी कि ईसाई धर्म आज संसार का एक प्रमुख धर्म है और इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और भारत में अंग्रेजों ने आगमन के पश्चात ईसाई धर्म का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हुआ। मूल संविधान का कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कुल जो अनुसूचियाँ थी वो 12। यानी मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु आज इनकी कुल संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा 1985 में और 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची 74वें 1992 में ही जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन के बैठकों में उपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य समझा जाएगा? तो वो समझा जाएगा 60 दिनों तक, यानी 2 महीने तक। ठीक है। यानी अनुच्छेद 101 के चौथे भाग के अनुसार यदि लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकती है और तथा सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, विश्व के इतिहास में पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो वो थी चीनी। यानी कि विश्व की सर्वप्रथम चीनी सभ्यता में शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन की प्रणाली का प्रयोग किया था और इस प्रकार चयनित अधिकारी मदारी कहलाते थे। अगला प्रश्न है, किस तरह के फाइलें में PNG एक्सटेंशन होता है? तो एक्सटेंशन होता है इमेज फाइल में। यानी जब किसी एक इमेज फाइल को PNG के सेवा की जाती है, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक सेव की जाती है, तो इस प्रक्रिया में PNG फाइल करते हैं और PNG फाइल भी GIF फाइल की तरह ही होती है जो कि लॉसलेस कंप्रेशन तकनीक से युक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? तो जो हैलोजन तत्व नहीं है वो है सेलेनियम। यानी कि सेलेनियम हैलोजन तत्व नहीं है और आवर्त सारणी में के वर्ग 16 में पाया जाता है। हैलोजन तत्व आवर्त सारणी के वर्ग समूह 17 में पाया जाता है और इस समूह के तत्व फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत है। निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो है कर्नल। अगला है, क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप के हाइड्रोजन। यानी कि मैं आपको बता दूं कि क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है और पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज से ऊष्माक्षेपी होती है और इस उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं AB। यानी कि AB रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त स्वीकार कर सकते हैं, जबकि रक्त समुदाय O को वैश्विक दाता यानी सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है तो वेग को आधा कर दिया जाता है तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो आधी होगी। ठीक है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हेलोग्राफी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि लेजर प्रकाश का उपयोग एक विशेष प्रकार के त्रिविमीय चित्र खींचने से की जाती है जिसको हेलोग्राफी तकनीक संभव हो सकेगी और त्रिविमीय बिंब को उच्च वैषम्य पर
तंतुवचन फिल्म द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया हेलोग्राफी भी कहलाती है। एक मोटर बोट 36 किलोमीटर घंटा की एक स्थिर गति से जा रही है। यदि बोट को मीटर के जल प्रतिरोध 5000 N हो तो इंजन के पावर ज्ञात कीजिए। तो इंजन की पावर जो है वो 5 × 10⁴ W, ठीक है। दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तभी भार द्रव्यमान में होती है। तो तभी भार द्रव्यमान में होती है अधिक संवेग। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखती है तो भारी द्रव्यमान में क्या अधिक संवेग आ जाती है। यानी कि दोनों बराबर, इसलिए जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसमें ज़्यादा संवेग हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों तक पहुँच रही है और आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को पसंद आ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 N है तो उसका भार चांद पर होगा। तो चांद पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से क्या होता है, 1/6 भाग होता है, ठीक है, 1/6 भाग होता है। तो चांद पर भार तो 600/6 = 100 N। 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले सेल को 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप पर फायर किया जाता है। यदि गोले का मुख्य वेग मजल स्पीड 80 मीटर सेकंड है तो तोप का रिक्साइल स्पीड क्या है। तो उसका स्पीड है 1.6 सेकंड। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट। यानी 1 किलोबाइट यानी 10^3, 1 मेगाबाइट 10⁶, 1 गीगाबाइट 10⁹ बाइट्स, 1 टेराबाइट 10⁻12 बाइट्स, 1 पेटाबाइट 10⁻15 बाइट और 1 एक्साबाइट 10⁻18 बाइट्स, ठीक है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो मूल रासायनिक माना जाता है वो है H2SO4। यानी कि मैं आपको बता दूं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोट बनाने के, रंग एवं औषधियों बनाने के संचायक बैक्टीरिया में किया जाता है। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल है जो कि औषधियों को उर्वरक, फोटोग्राफी और इसका प्रयोग होता है। HCF हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका उपयोग क्लोरीन बनाने और अम्लराज बनाने के लिए किया जाता है। किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है। तो वो है CO2 में। यानी बंधन कोण सभी विकल्पों में, जैसे CO2 में 180 डिग्री होता है। गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं क्योंकि, तो गर्मी के दिनों में हम पंखे के नीचे आराम महसूस करते हैं क्योंकि पंखा का हवा की गति में लाता है और जिससे पसीने के वाष्पीकरण दर बढ़ती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। यानी कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो वो आधारित होता है केवल एक, यानी कि वाट पर। यानी मैं आपको बता दूं कि बिजली की खपत का बिल वाट मापन पर आधारित है और 1 किलोवाट में 1 इकाई माना जाता है। मकानों के बिजली के मीटरों द्वारा BOT यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के इकाई ही प्राप्त की जाती है और यह वाट के आधारित है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो वो करता है उपयोग में से सब, यानी बीटा किरण, गामा किरण और अल्फा किरण। यानी मैं आपको बता दूं कि रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती है जिसमें उनके परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं जिसके फलस्वरूप इसकी किसी अन्य तत्व का निर्माण होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। यानी मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम सबसे भारी धातु और इसकी परमाणु संख्या 92 एवं परमाणु भार 238.08 होता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचक लिथियम होता है। हास्य गैस क्या है। तो हास्य गैस क्या है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O का हास्य गैस लाफिंग गैस कहते हैं और इसके सूंघने पर हंसी आती है और जिसका उपयोग शल्य चिकित्सा भी किया जाता है और इसकी खोज प्रिस्टले ने किया था।
प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय जो एक ही रोग से मरते हैं वो है क्षय रोग। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग एक ही मृत्यु क्षय रोग से होती है, और इस रोग फेफड़ा को प्रभावित करती है, जो कि जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस है। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं जब हम बकरी और भेड़ के होता तो द्वितीय उपभोक्ता है, यानी कि बकरी और भेड़ प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि प्रकृति के सीधे अपना भोज पदार्थ प्राप्त करता है, पुनः जब इसे खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है, ठीक है, डिटर्जेंट क्या है, तो ये शोधन अभिकर्ता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जड़। अगर पौधे जड़ के द्वारा भूमि के खनिज लवण ग्रहण कर अपने अन्य भागों को पहुंचाते हैं, इसलिए जड़ों के पौधे का महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है, जो कि जड़ पौधे की स्थिरता और दृढ़ता को प्रदान करता है। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 2 गुना 2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड मिलकर इसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और जेड मिलकर इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स, वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर यह काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिनों का समय लगेगा, ठीक है, कितने दिनों का समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता, यानी कि 15 + 12 + 9, ठीक है, 9/2, यानी कि 36/2 = 36, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 2 गुना 2/5 दिनों में, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई = 12/5, वाई प्लस जेड यानी कि 3 दिन, ठीक है, और एक्स जेड प्लस एक्स यानी 4 दिन, यानी कि 36 दिन, ठीक है, और 36 यानी 15, 12 और 9, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये क्या की क्षमता, तो 15 + 12 + 9, ठीक है। मैं डायरेक्ट सोची कि आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं, बट मुझे लगा कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे ही आप लोगों को बता दी, तो इसलिए मैं फिर से इसको बता रही हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई और जेड की क्षमता = 15 + 12 + 9/2, यानी कि 36/2 = 18, ठीक है। अब अवशिष्ट समय क्या है, तो 36/18 = 2 दिन, ठीक है, 36 दूनी 18 यानी 2 दिन, 18 दूनी 36 तो 2 दिन। रजनी ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन में 800 रुपये और इसको लगवाने पर 1,000 रुपये व्यय किए। 20% का समय लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। तो उससे किस कीमत पर बेचना, तो मैं आपको बता दूं कि कुल लागत मूल्य क्या है, 22,500। तो लिखेंगे कि कुल लागत मूल्य = 22,500 + 800 + 1,000, ठीक है, 1,000 यानी कि 24,300 रुपये। अब अपशिष्ट विक्रय मूल्य लिखेंगे, अपशिष्ट विक्रय मूल्य = 24,300 गुना 120/100, यानी कि 243 गुना 120 = 29,160। किसी कॉलेज में 35% छात्राएं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो छात्रों की संख्या, ठीक है, 35%, ठीक है, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या 65% है, ठीक है, 65 अब अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या = 2800 गुना 65/100 गुना 75/100, ठीक है, 75/100 प्लस, इसी लाइन में होगा पर स्पेस ना होने के कारण से मैं इसे लिख रही हूँ, 2800 गुना 35/100
100 गुना 85/100। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और स्पेस ना कम होने, जैसे मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि स्पेस ना होने के कारण से मुझे मिटाना पड़ता है, पर आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और नोट करने से ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग समझिएगा। ठीक है, 2800/100 गुना 100। ठीक है, 2800 गुना 100 गुना 100 ब्रैकेट 4000 ब्रैकेट 4875 प्लस 2975। ठीक है, यानी कि 28/100 गुना 7850 इज इक्वल टू 2198। ठीक है, 2198। तो अब हमारा क्या होगा, अपशिष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो 2198/2800 गुना 100 इज इक्वल टू 78/5%। 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5008 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता का राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5008। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा ही मान लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक मानते हैं कि ऐसा ही। ठीक है, तो इक्वल टू 5008। ठीक है, माइनस 4000। ठीक है, 5008 माइनस 4000 यानी कि 1008। ठीक है, 1008। ठीक है, यानी कि R इज इक्वल टू SI बटा SI गुना 100/PT। ठीक है, X इज इक्वल टू 1008 गुना, मैं इसको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ तो R इज इक्वल टू SI गुना 100/PT। ठीक है, यानी कि R इज इक्वल टू 1008 गुना 100/4000 गुना 3। ठीक है, 4000 गुना 3 इज इक्वल टू 8.4%। ठीक है, 8.4%। टोटल गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 8.4। अब नया दर है। ठीक है, नया दर है तो 8.4 प्लस 2.6 इजक्वल टू 11। ठीक है, अब मिश्रधन क्या है तो मिश्रधन इजक्वल टू 100 प्लस 11 गुना 3। ठीक है, यानी कि 133%। ठीक है, यानी 100% का, यहाँ तक आप लोग समझ गए। यानी कि अब 100% इज इक्वल टू 4000। ठीक है, तो 133% इज इक्वल टू 4000/100 गुना 133। ठीक है, अब इतना को गुना करके डिवाइड करें तो टोटल कितना जाएगा 5320 रुपये। अगला है 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत 126 है। सबसे बड़ी संख्या 8 गुने और सबसे छोटी संख्या 5 गुने का औसत ज्ञात करें। तो इसका जो है वो होगा 76। और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं तो माना 4 क्रमागत सम संख्याओं का क्या है x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, ये 4 क्रमागत संख्या हो गई। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 126 गुना 4। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये सभी एक ही लाइन में होंगे लेकिन स्पेस ना होने के कारण से मैं इसे इस तरह से लिख रही हूँ, इक्वल टू 504, ठीक है, 504। यहाँ तक समझ गए आप लोग, इसको समझते जाइएगा। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछिए और मैं कोशिश करूँगी कि उसे एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 400 प्लस 56, ठीक है, प्लस 56 इज इक्वल टू 504, ठीक है, 504, यानी 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 448 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8x माइनस 112 इक्वल टू 0, ठीक है, 0। तो x ब्रैकेट x प्लस 4 x प्लस 14, सॉरी 4 नहीं 14 यहाँ पर, 14 माइनस 8 x प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि x माइनस 8 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 8, ठीक है, x इक्वल टू 8। यहाँ तक। अब अपशिष्ट औसत हमारे पास बचा है क्या? अपशिष्ट औसत तो लिखेंगे कि अपशिष्ट औसत इक्वल टू 8 प्लस 6 गुने 8 प्लस 8 गुना 5 बटा 2, यानी कि 152 बटा 2, 152 बटा 2, यानी कि 76, ठीक है। पर 76 यहाँ हमारे ऑप्शन में 76 नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर 76 होगा, ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी यानी कि ये हमारा अनुपात है और इसका हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि 18:15:14। एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम इक्वल टू 24, ठीक है, यानी कि इन एलसीएम इक्वल टू 24, ठीक है, और 18:15:14, ठीक है, इनका 2 हो गया, ठीक है, 2 से कर दिए तो 4, ठीक है, 4 यानी 4 इक्वल टू 48, ठीक है, 4 इक्वल टू 48, तो 18 इक्वल टू 48/4 गुना 18 इक्वल टू 216। वैभव और विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की चाल विघ्नेश के तेज है। उनकी चाल का योगफल 91 किलोमीटर घंटा और उन दोनों के द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय कुल 3 घंटा 30 मिनट है। वैभव की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो माना कि वैभव की चाल x किलोमीटर घंटा है, ठीक है, वैभव की चाल x। विघ्नेश की चाल क्या करेंगे? तो 91 - x, ठीक है, विघ्नेश की चाल 91 - x किलोमीटर घंटा। तो अब 78/x प्लस 78/91 - x इज इक्वल टू 7/2। x इज इक्वल टू 52 रखने पर संतुष्ट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 52 रखने पर हम इसे क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो 78/52, ठीक है, प्लस 78/39 इज इक्वल टू 3
बटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बटा 2। ठीक है, वैभव की चाल क्या है? 52 किलोमीटर। वैभव की चाल 52 किलोमीटर लिखेंगे। वैभव की चाल इज इक्वल टू 52 किलोमीटर। ठीक है, तो x माइनस 1 बटा 2x इज इक्वल टू 4। अब दोनों और 2 से गुना कर देंगे, दोनों और 2 से गुना कर देंगे तो 2x। ठीक है, यहाँ पर 52, वैभव का चाल क्या है? 52 किलोमीटर घंटा। x माइनस एक्स 1 बटा 2x इक्वल टू 4 है, तो 8x का क्यूब माइनस 1 बटा x का क्यूब का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो मान हमें ज्ञात करना है, तो x माइनस 1 बटा 2x इज इक्वल टू 4 और दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो 2x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब दोनों ओर घन करने पर तो 2x का क्यूब माइनस 1 बटा x का क्यूब माइनस 3 दशमलव। समझ गए आप लोग यहाँ तक? अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। उसके बाद 2x, ठीक है, 1 बटा x, 2x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 512। ठीक है, 512 यानी कि 8x का क्यूब माइनस 1 बटा x का क्यूब माइनस 6 गुना 8 इज इक्वल टू 512। ठीक है, और स्पेस ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और समझिएगा। ठीक है, तो 8x का क्यूब माइनस 1 बटा x का क्यूब, ठीक है, माइनस 512 प्लस 48 इज इक्वल टू 560। गणित का एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपये। यदि इसे 20% और 30% क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो किताब का अपशिष्ट विक्रय मूल्य, ठीक है, लिखेंगे किताब का अपशिष्ट विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 550 गुना 80 बटा 100 गुना 70 बटा 100 इज इक्वल टू 308। ठीक है, 308 रुपये। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। हमारा व्यंजक है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 45 माइनस 36 माइनस 29 माइनस 25 प्लस 7 प्लस 4, तो इसको, ये हमारा प्रश्न है। अभी हम लिखेंगे 45 माइनस ब्रैकेट में 36 माइनस ब्रैकेट 29 माइनस 25 माइनस 11। ठीक है, इक्वल टू 45 माइनस 36 ब्रैकेट माइनस 29 माइनस 14 यानी इक्वल टू 45 माइनस 36 माइनस 15 इक्वल टू 45 माइनस 21 इक्वल टू 24। एक दुकानदार 20% के लाभ पर एक ट्रांजिस्टर 840 रुपये में बेचता है और दूसरे ट्रांजिस्टर को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो प्रथम ट्रांजिस्टर तथा द्वितीय ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य x रुपये तथा y रुपये है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 100 बटा 120 गुने 840 इज इक्वल टू 700 रुपये। ठीक है, और y इज इक्वल टू 100 बटा 96 गुना 960 इज इक्वल टू 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। ये हो गया दोनों का। अब लिखेंगे हम लोग कि दोनों ट्रांजिस्टरों का क्रय मूल्य। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टरों का क्रय मूल्य 700 प्लस 1000 इक्वल टू 1700। ठीक है, 1700 रुपये। दोनों ट्रांजिस्टरों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 840 प्लस 960 इक्वल टू 1800 रुपये। ठीक है, अब लाभ क्या करेंगे? 1800 माइनस 1700
इज इक्वल टू 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये। अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 100/1700 गुना 100, यानी कि 5 गुना 15/17%। 17% लाभ। किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाए तो 12 मिलते वह संख्या है। तो माना कि संख्या x है। ठीक है, माना कि संख्या x है तो x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी 4x माइनस 3x/12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 12 गुना 12 इज इक्वल टू 144। राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। शंकर का वर्तमान उम्र होगा। तो शंकर का वर्तमान, तो इसका सीधा ट्रिक मैं आपको बता दूं कि राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग, ठीक है, 60 वर्ष। 6 वर्ष बाद राजेश का शंकर 7:5 है। ठीक है, यानी कि 7x माइनस 6, ठीक है, प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 60 वर्ष। ठीक है, यानी कि 12x इज इक्वल टू 60 प्लस 12 इज इक्वल टू 72, यानी x इज इक्वल टू 72/12। ठीक है, तो 12×6 72। ठीक है, अब शंकर का वर्तमान उम्र, ठीक है, शंकर के वर्तमान उम्र इज इक्वल टू, शंकर के वर्तमान उम्र, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। शंकर के वर्तमान उम्र इज इक्वल टू 5x माइनस 6, यानी कि 5 गुना 6 माइनस 6, यानी कि 5×6 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24 वर्ष। एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु में 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है। जब इनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष के स्थान पर तो 2 छात्रों में शामिल किया जाता है, दोनों छात्रों की औसत आयु क्या है। तो अवशिष्ट औसत, ठीक है, अवशिष्ट औसत आयु तो 12 प्लस 15 माइनस 14 गुना 1/2, ठीक है, यानी 27 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु है। तो माना कि बी की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है। अब ए की वर्तमान आयु तो x प्लस 9 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष बाद ए की आयु इक्वल टू 10 वर्ष पूर्व बी की आयु। तो क्या करेंगे, x प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 गुना x माइनस 10, x प्लस 19 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, यानी x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 प्लस 20, यानी x इज इक्वल टू 39 वर्ष। एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/3 भाग नाव से, 4/5 भाग ट्रेन से, 1/15 भाग बस से तथा शेष 7200 मीटर पैदल पूरा करती है। टीम में कुल कितनी दूरी तय है। तो दूरी का शेष भाग, ठीक है, दूरी का शेष भाग इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 4/15 प्लस 1/15, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग, 1/3 भाग इक्वल टू 1/3 भाग इक्वल टू 7200 मीटर। ठीक है, 7200 मीटर। तो संपूर्ण भाग क्या करेंगे, संपूर्ण भाग इक्वल टू 3 गुना 7200, 3 गुना 7200 इक्वल टू 21,600 मीटर।
एक पिता अपने पुत्र की तिगुनी उम्र का है, 15 वर्ष बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष, पिता के वर्तमान उम्र इक्वल टू 3x वर्ष, ठीक है। पिता की वर्तमान उम्र इक्वल टू 3x वर्ष 15 वर्ष बाद, ठीक है। तो पुत्र की उम्र इक्वल टू x प्लस 15 और पिता की उम्र तो 3x प्लस 15, ठीक है। तो 3x प्लस 15 इक्वल टू x प्लस 15 2, यानी कि 3x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 30, यानी x इक्वल टू 15 वर्ष। एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 भाग दूध तथा 1 भाग पानी हो बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? तो बनाने के लिए 1/1 गुना 1/2 लीटर। अब इसे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। कारखाने में काम करने वाले एक श्रमिक अपने वेतन से 440 रुपये प्राप्त करने जो उसके पिछले साल के वेतन से 10% ज़्यादा, उसके पिछले साल का वेतन क्या था? तो माना कि पिछले साल पर श्रमिक वेतन 100 रुपये है, ठीक है। तो 1 गुना 110/100 इक्वल टू 440, यानी कि 400 रुपये। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सहाई का ढाबा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। 2 सेकंड के बाद वह कितना बड़ा होगा, ठीक है। अपशिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 25 गुना 104/100 गुना 104/100, ठीक है, यानी कि 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मशीन के निर्माण के लिए लागत को समान मजदूरी तथा ऊपरी खर्चे में 3:4:1 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सामान की कीमत 75 रुपये है तो मशीन के निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 75, ठीक है, 75, यानी x इक्वल टू 75/3 इक्वल टू 25 रुपये। अपशिष्ट लागत है तो अपशिष्ट लागत इक्वल टू 3 + 1 4 + 1, ठीक है, यानी 8 गुना 25 इक्वल टू 200 रुपये। एक कीमत को 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 भाग का नुकसान होता है। क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए उसे कमीज कितने बेचनी चाहिए? तो उसे कमीज जो है वो कितनी बेचनी चाहिए? तो माना कि कमीज के क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये, ठीक है। तो x - x/6, ठीक है, इक्वल टू 600 रुपये, ठीक है, यानी कि 5x/6 इक्वल टू 600, यानी कि x इक्वल टू 720 रुपया, ठीक है, 720 रुपया। अब अपशिष्ट विक्रय मूल्य, ठीक है, लिखेंगे अपशिष्ट विक्रय मूल्य इक्वल टू 720 + 720/6, तो 720 + 120 इक्वल टू 840 रुपया। 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी अपशिष्ट लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो 12 - 9/9 गुना 100, ठीक है, तो कितना गया? 33 गुना 1/3। एक काम को 20 दिनों में एवं बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ए वो काम शुरू करता है 10 दिन तक करने के बाद उसको साथ बी भी शामिल हो जाता है। यदि काम के लिए 480 रुपये दिया गया है तो ए का हिस्सा क्या है? तो ए 10 दिन में जो है ए जो है 10 दिन में 10/20 यानी 1/2 भाग काम कर लेता है। आधी राशि उसकी क्या हो गई? 240 रुपये, ठीक है, 480 रुपये तो 240 रुपये आधी हो गई। अब शेष आधे कार्य के लिए दोनों द्वारा लिया गया समय, ठीक है, शेष आधे कार्य के लिए दोनों द्वारा लिया गया समय, तो 20 गुना 30/20 + 30 गुना 1/2 इक्वल टू 6 दिन। टोटल को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए।
उसके बाद ए का भाग 6/10 यानी कि 3/5, 5 भाग। ए की कुल राशि इक्वल टू 240 प्लस 240 गुना 3/5 यानी कि 384 रुपये। ठीक है, 384 रुपये। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 14 सेकंड में 150 मीटर लंबी एक ट्रेन को 36 किलोमीटर घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है, 2 मिनट 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहले ट्रेन की चाल क्या है? तो पहले ट्रेन की इसमें चाल, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पहली पंक्ति में ट्रेन की चाल निकल तो 175/14 गुना 18/5, और इतना तो आप लोगों को सॉल्व करने आता है। सॉल्व करने में टोटल क्या आ जाएगा? 45 किलोमीटर घंटा। कौन सा अक्षर उन कॉलेज छात्रों को दर्शाएगा जो कलाकार और पर गायक नहीं है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस आरेख को देखने पर स्पष्ट पता चलता है कि बी उन कॉलेज क्षेत्रों को दर्शाता है जो कलाकार, ठीक है, जो कलाकार पर गायक नहीं है। ठीक है, जो कलाकार पर क्या है? गायक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी का एकमात्र बहू यू की पुत्री है, तो एक्स एवं एन के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो एक्स के पिताजी का एकमात्र बहू यू एक्स की पत्नी होगी, और एक्स की पत्नी की पुत्री एक्स की पुत्री होगी, जो कि एन, और तो एक्स और एन के बीच के क्या है? पिता और पुत्री का संबंध है। अगला प्रश्न है, कितने 9, 6 एवं 7 के बीच के सैंडविच है? ठीक है, तो 9, 6, 9, 6, 9, 9, 9 इस तरह से जो है हमारा संख्या, और इसमें कितने जो है 9, 6 एवं 7 के बीच के सैंडविच हैं? तो 9, 6 एवं 7 के बीच के 4 क्या हैं? 4 सैंडविच हैं। निम्नलिखित में असंगत पद को चुनिए। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में आप लोगों को पहले भी बताई हूँ किस तरह के सवाल को कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी WXZ है। ठीक है, और ये जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार कि कौन से वर्ड कितने नंबर के आगे पीछे में आते हैं। ठीक है, तो इन सभी में जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, तो आप लोग इसको खुद कीजिएगा तो इसमें असंगत पद मिल जाएगा। यानी कि WXZ है, तो W के कितने अंक के बाद X, X के कितने अंक के बाद Z, और Z के फिर कितने अंक के बाद से A आता है। इसी तरह से इन सभी को करेंगे तो आ जाएगा। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ZXVWUSMKI। ठीक है, तो MKI है। ठीक है, के पहले आता है फिर M आता है, सभी को पता है। पहले तो ZX भी है। ठीक है, तो पहले X आता है फिर Z आता है, पहले XYZ। ठीक है, 2 अंक पहले Z के 2 अंक पहले X आता है। ठीक है, उसी तरह से V के 2 अंक बाद X आता है। उसी तरह से WU, तो इसमें जो लूप यहाँ पर है वो है OMK। ठीक है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 335, 216 और 987 है। ठीक है, 335 और 216। ठीक है, तो क्या करेंगे? 335 माइनस 119 करेंगे तो 216 आ जाएगा। उसी तरह से 987 है, तो 987 माइनस 119 करेंगे तो 868 आ जाएगा। निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात है। 2, 3, 6, 11, 27 लुप्त को ज्ञात करना है, तो 2 + 1 = 3। ठीक है, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11। ठीक है, 11, ठीक है, 11 + 7 = 18, और 18 + 9 = 27। तो यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा? 18। किसी कूट भाषा में ट्रिपोली को SSHQMNMH लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में साइसली को किस कूट की होगा? तो इसे हम लोग कूट करेंगे RJ। ठीक है, RJBJKZ। यदि गुना का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है माइनस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है प्लस, तो प्लस का अर्थ है घटा, तो 3 - 15 भागा 9 19 गुना 8 + 6 = 2। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह = 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 15 + 19 भागा 8 - 6। ठीक है, यानी कि 64/8 - 6 = 8 - 6 = 2। ठीक है, 2।
कैलाश को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई को के बाद लेकिन 28 मई के पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन गीता को याद है कि दीपक का जन्म 12 मई के बाद मगर 22 मई से पहले है। दीपक का जन्म किस तारीख को है? तो जन्म दिवस उसका क्या है? 21 मई को है। ठीक है, 21 मई को है, क्योंकि 12, ठीक है, और फिर 22, ठीक है, 20 लेकिन 28 के पहले है, तो बीच में कौन सा आ गया? 21 बज के, तो 21 मई को है। लड़कियों की पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वीं है, जबकि रिया दाएं से 17वीं है। यदि वो अपना स्थान आपस में बदल ले तो शिल्पा बाएं से 14वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 14 + 17 - 1, ठीक है, यानी कि 14 + 17 यानी 31 - 1 = 30, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्न श्रृंखला में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या एवं ठीक एक बाद विषम संख्या है? तो इसमें सम संख्या विषम संख्या क्रम ढूंढना है, जो कि इस प्रकार है 867, ठीक है, 867, 867, फिर 689, ठीक है, 689, फिर है 689, फिर है 223, ठीक है, फिर 281, इस तरह से। तो अर्थात इसमें कितने हैं? 4, तो इनमें से भी कोई नहीं, ठीक है, इनमें से भी जो है वो कोई नहीं। अमुक संख्या के घोड़े और उसी संख्या में लोग कहीं जा रहे थे। मालिकों में आधे घोड़े पर सवार थे, जबकि शेष अपने घोड़े के साथ पैदल चल रहे थे। यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो घोड़े कितने थे? ठीक है, घोड़े कितने थे? तो माना कि घोड़े की संख्या x है, इसलिए मालिकों की संख्या भी क्या है? x है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x + 4 + x/2 गुना 2 = 70, ठीक है, यानी कि 5x = 70, x = 70/5 = 14 घोड़े की संख्या है। यदि कोई घड़ी प्रति घंटा में 5 मिनट तेज चलती है तो 1 मिनट में सेकंड सूचक सुई द्वारा पार किया गया कोण है, ठीक है। तो 60 मिनट में 65 मिनट सुई चलती है, यानी 65/60, ठीक है, 65/60। तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनती है। अब चक्रों की संख्या, तो क्या करेंगे? चक्रों की संख्या = 65/60 = 60/60 + 5/60, यानी कि 1 + 1/12, ठीक है, 1/12, यानी कि अवशिष्ट कोण क्या है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री + 360 डिग्री बटा 12, यानी 360 + 30 = 390 डिग्री। प्रश्न 115 से 116 निम्न असंगत चुने। यूरी कोकार्डिन इस तरह से है जो, तो मैं आपको बता दूं कि शेष अंतरिक्ष यात्री है, जबकि एडमंड हिलारी पर्वतरोही है। महानदी कावेरी, नर्मदा और कृष्णा, मैं आपको बता दूं कि शेष बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा जो है वो नर्मदा अब सागर में गिरती है। एक आदमी एक महिला से कहता है, आपकी माता के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध रखती है? तो महिला की माँ का पति अर्थात महिला के पिता है। बहन जो महिला की बुआ है, पुरुष की बुआ है, तो दोनों क्या है? भाई बहन है, ठीक है, बहन है। यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल, लाल को उजला, उजला को आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, तो हरा को हवा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या है? तो दूध का रंग उजला होता है, और उजला को आकाश कहते हैं, इसलिए दूध का रंग क्या है? आकाश है। दूध का रंग जो है वो आकाश है। किसी कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को NOIT मतलब न्यूट्रिशनी लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में प्रेफेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है शब्द उल्टा क्रम में दर्शाया गया है, तो इसे हम लोग लिखेंगे नोटी कैरी रेप, नोटी कैरी रेप। किसी कूट भाषा में फ्रेंड को HUMJGT के लिखा जाए, उसी कूट भाषा में कैंडल को कैसा लिखा जाएगा? तो
ये जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है कि कौन से जो है अल्फ़ाबेट में कितने नंबर के बाद आते हैं। तो कैंडल को जो है इसी तरह से लिखेंगे, इसी नंबर के अनुसार, जैसे एफ के 2 अंक के बाद एच, आर के 3 अंक के बाद यू, आई के 4 अंक के बाद एम, ई के 5 अंक के बाद आई जे, इस तरह से। तो इसी नंबर के अनुसार कैंडल के भी नंबर के अनुसार एक अंक लेंगे, तो ई डी आर आई आर एल। 563, 647, 779, 479, 815, ठीक है। तो 563 है, तो 563 बटा प्लस 84 करेंगे तो 647, ठीक है। 647, 647 माइनस 2 गुना 84 करेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पर जो है 143 आएगा। इसी तरह संख्याओं का मान लेते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 122 से 124 तक निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 छात्र ए बी सी डी ई तथा एफ किसी फील्ड में बैठे हैं। ए और बी नेहरू हाउस के हैं जबकि शेष गांधी हाउस के हैं। डी तथा एफ लंबे हैं जबकि शेष छोटे हैं। ए सी तथा डी ने चश्मा पहन रखा है जबकि शेष नहीं। तो अब प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो कौन से दो छात्र जिसने चश्मा नहीं पहन रखा है और छोटे हैं, तो वो है बी तथा ई, ठीक है। बी तथा ई, यानी मैं आपको बता दूं कि छात्र बी तथा ई चश्मा नहीं पहन रखा है जो कि छोटे हैं। गांधी हाउस का कौन सा नाटा लड़का चश्मा नहीं पहना हुआ है, तो गांधी हाउस का जो नाटा लड़का जो कि चश्मा नहीं पहना हुआ है वो है ई, यानी कि ई जो है वो चश्मा नहीं पहने हुए हैं। गांधी हाउस के कौन सा लंबा लड़का जो चश्मा नहीं पहने हुए हैं, तो गांधी हाउस का लंबा लड़का एफ है जो कि चश्मा नहीं पहना हुआ है। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम समचतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज को दर्शाता है, तो जो दर्शाता है वो है, ठीक है। छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। छूटी हुई संख्या यानी छूटी हुई संख्या 343, ठीक है। 343, और मैं आपको बता दूं कि 343 कैसे, तो 8, ठीक है। 8 तो 2 का क्यू, ठीक है। 8 2 का क्यू, 27 3 का क्यू, 64 64 4 का क्यू, ठीक है। 64 4 का क्यू, 125 125 5 का क्यू, ठीक है। 125 5 का क्यू, 216 216 है तो 216 3 का 6 का क्यू, तो 7 का क्यू करेंगे तो 343। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंधित दिए गए समुच्चय संख्याओं के मध्य है, यानी 12 8 और 116 है, ठीक है। तो 12 गुना 8 प्लस 12 गुना 8 प्लस 12 प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 116, यानी 12 8 96 प्लस 12 प्लस 8 करेंगे तो 12 प्लस 8 तो 20, तो 96 प्लस 20 करेंगे तो 116, ठीक है। उसी प्रकार 20 11 और 251, ठीक है। तो इसी तरह से संबंध, मतलब इसी तरह से सभी संख्याओं को हम लोग करेंगे तो आएगा। यदि दर्पण में दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति के का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए, तो सही प्रतिबिंब चयनित होगा ये डी, ठीक है। हिमांशु अंजन की पुत्री है। अर्चना की बहन मृणालिनी है। एक पुत्र राहुल और एक पुत्री सुनैना है। कलिपका का कृपाल की माँ और सुनैना की माँ बहन राहुल कृपाल के मौसेरा भाई। कृपाल हिमांशु का भाई। अर्चना अंजन किस प्रकार से संबंधित हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ब्लड रीजनिंग है, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि इस तरह के सवाल को मैं एक्सप्लेन कितना भी अच्छा से करूँगी पर शायद कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह ही जाएगा। तो ये है ब्लड रीजनिंग, जिसको हम लोग अपने दिमाग से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पत्नी की बहन की साली को पत्नी की बहन को साली कहते हैं, तो अर्चना और अंजन की क्या है, साली है, साली है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस पर दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, यानी कि कार्बन, यानी कार्बन का NOBCR लिखा हुआ है उसी तरह से पजल को। तो इसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो इसे मैं आपको बता दूं कि इसे ELZUPZ लिखा जाएगा।
उस संख्या का चयन कर जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। और इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कि कहीं भी, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ अपने हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी सवाल में कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि मैं कहीं गलत जा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो या कोई गलती ना हो मेरे से, तो मैं ऐसी कोशिश कर, अगर फिर भी कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो अगर आप लोग को पता चल रहा है कि अगर मैं कहीं कोई गलती, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने गलती को सुधारूं और मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ वीडियो में, और अच्छे से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको आंसर बता दूं इसका कि 432, 413, 396, 368, 397, 300 यानी जो लुप्त है इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 432 माइनस 19, ठीक है, 432 माइनस 19 तो 413, ठीक है, 413 माइनस 17, 413 माइनस 17 तो 396, 396 माइनस 15 करेंगे तो 396 माइनस 15 किए तो 381, 381 माइनस 13 किए तो 368, ठीक है, 368 माइनस 11 किए तो 357, और 357 माइनस 9 करेंगे तो 348, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 381। उस अक्षर संयोजन का चयन कर जो जिसे दी गई श्रेणी के खाली स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो श्रेणी हो पी बी, ठीक है, पी बी एल आर क्यू पी बी, दो कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। तो मानते हुए कि कथन सत्य हैं भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों के तात्विक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। सभी कप प्लेट हैं, सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट कप है, कुछ चम्मच ना प्लेट है और ना ही कप है, कोई भी चम्मच कप नहीं है। तो यहाँ पर जो है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कोई भी उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या से दूसरी संख्या का है तथा पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। ठीक है, यानी कि 14 और 14 49, यानी 49 गुना 2 इक्वल टू 14। उसी तरह से 20 और 100 है तो 100 गुना 2 इक्वल टू 20। ठीक है, उसी तरह से 256 है तो 256 गुना 2 इक्वल टू 32। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान और एक असंगत असंगत शब्द का चयन करें। मैं आपको बता दूं कि कीपैड, स्कैनर और माउस इनपुट डिवाइस है जबकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। एक कागज का निम्न आकृति के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो यह कागज को खोलने पर यह ऐसा दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किस संख्या समूह को अक्षरों के स्थान पर बाएं से दाएं रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा? ठीक है, यानी कि a गुना b भागा c, ठीक है, c माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 14 है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? a गुना b, ठीक है, a गुना b भागा c माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 14, यानी कि 14। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 4 गुना 3, ठीक है, यहाँ पर सही है और इन सभी को हमें समीकरण संतुलित, तो इस तरह से हम करेंगे 4 गुना 3 भागा 2 माइनस 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 14। 6 माइनस 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 14। 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14, यानी कि बी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अतःस्थापित यानी एम्बेडेड है। तो वो है ये वाली आकृति। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो पहले तो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि पहले हम लोगों को कोण दर्शाना है। ठीक है, जैसे हम हर एक कोण को एक नाम दे देंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से। और इसे फिर हम लोग क्या करेंगे? एक कोण के रूप में, जैसे ए बी एक कोण हो गया, सी डी एक कोण हो गया, इस तरह से। तो इसमें टोटल 17 त्रिभुज
हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या समूह चुनें जिसकी संख्या दी गई संख्या समूह की संख्याओं के समान है, तर्क नियम संबंध है, अनुसरण नहीं करती है। 13, 9, 117 है। ठीक है, 13, 9 और 117 है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें डी जो है संख्या समूह के समान नहीं है, यानी ये जो है समूह के समान नहीं है, बाकी सब समूह के समान है। जैसे 13 गुना 9 इज इक्वल टू 117। ठीक है, इसी तरह से सभी को करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट के लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि दो विपरीत सतह के बीच हमेशा एक सतह होती है। ठीक है, तो 6 के विपरीत सतह पर 5 है और 1 के विपरीत सतह पर क्या है, 3 है। 1 के विपरीत सतह पर 3 है, 6 के विपरीत सतह पर 5 है, 4 के विपरीत सतह पे क्या है, 2 है। 4 के विपरीत सतह पर 2 है। तो यहाँ पर विपरीत सतह पर कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। तो यहाँ पर सी और डी जो है, सी और डी। निम्न वेन आरेख में वर्ग निरीक्षकों को दर्शाया, त्रिभुज में स्वामियों को दर्शाता है और वृत्त भार्थियों को दर्शाता है। दी गई संख्या विशिष्ट वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। यानी मैं आपको बता दूं कि वर्ग निरीक्षकों को दर्शाता है, त्रिभुज गृह स्वामियों को, वृत्त भारतीयों को। तो 17 भारतीय निरीक्षक ऐसे हैं जो कि गृह स्वामी हैं। ठीक है, 17 ऐसे हैं जो कि गृह स्वामी हैं। निम्न आरेख, ठीक है, निम्न आरेख में वर्ग निरीक्षकों को दर्शाया, त्रिभुज तो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का चयन करें, यानी SQNG है। ठीक है, तो ए अल्फाबेट के नंबर के अनुसार, जैसे एक के पहले Q आता है, फिर S आता है, फिर पहले N आता है, फिर Q, मतलब कितने नंबर के अनुसार जो अंतराल पर C जो है वो अलग है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को उस क्रम विन्यास को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी डॉक्ट, डेमोशील, डॉकयार्ड, डॉसिल और ड्रोमेट्री। ठीक है, तो इसे हम लोग सही क्रम में दर्शाएंगे। 4 1 3 2 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंधित दिए गए शब्द के शब्दों के मध्य, ट्रप और ब्रिज। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पर ट्रम्प शब्द का प्रयोग ब्रिज तथा ताश का खेल होता है, उसी प्रकार ड्रिबल शब्द का उपयोग फुटबॉल में होता है। ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में अनरील को 14, 21, 51, 81, 21 के रूप में लिखा जाता है। राइमेस को 81, 32, 51, 95 में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में एयरवे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट के नंबर, जैसे UN जो है 14वें स्थान पर है और U 21वें स्थान पर है। ठीक है, उसी तरह से E 5वें स्थान पर और R 18वें स्थान पर है। A और L, तो A पहले स्थान पर और L 12वें स्थान पर। उसी तरह से रैनमेस है इसी तरह से। तो एयरवे जो है वो उसे हम लोग लिखेंगे 91, 23। ठीक है, 91, 23, 18, 91, 23, 18, 25, 1। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि एप्टीट्यूड को एडिप्ट्यूड लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एटीट्यूड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि अक्षर वर्णमाला के क्रम के अनुसार कोटबद्ध किया गया है। तो एप्टीट्यूड है और तो इसे एटीट्यूड को, तो एटीट्यूड को हम लोग लिखेंगे उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार समझ जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द, यानी कीबोर्ड, टच पैड और माउस। यानी जिस प्रकार कीबोर्ड टच पैड होता है उसी प्रकार माउस जॉयस्टिक होता है। 4 संख्याएं दिए गए जिनमें से 3 एक में से निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है, उस असंगत उनका चयन कीजिए। यानी कि 6 और 22 है। ठीक है, तो 6 का क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 222। ठीक है, फिर 12 का क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 1740। 7 और 360। ठीक है, तो 7 के क्यूब प्लस 7, तो यहाँ पर क्या होगा 350, लेकिन दिया है 360, तो इसमें संगत ये है। फिर 11 और 1342। ठीक है, तो 11 के क्यूब प्लस 11 इज इक्वल टू 1342।
दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक श्रेणी के ने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो वो आएगी ये वाली। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाई, कोई क्वेश्चन में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहीं से कोई गलती हो जाती है, मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं अब जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँच रही है और वो सफल हो रही है। तो थैंक यू सो मच।